नमस्कार दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। चोरी भाग 2 शुरू करते हैं। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन भर के हो गए थे। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी को मनौती मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डी का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डी ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरना जाता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ी चली जाती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला आता था। मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं बैठ चढ़ता। बुलाने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न कुछ हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वो और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर यह मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरा नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर की तरफ भागा। अब मेरे लिए कोई और आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते थे, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते थे और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा।
इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा ऐसे मौकों पर मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनकी आंसुओं से भर गया है। चच्ची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चच्ची की निगाह पड़ी। बोली, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी को कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी नहीं खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चच्ची मुझसे क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया है या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय सतुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना। मैंने तो कहती थी कि बच्चा को ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वहीं तालाब के किनारे तो। हलधर, अम्मा, बिल्कुल झूठ है। चच्ची, झूठ नहीं, सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता है, बाहर से रुपए कमा लाता है। 4 जने उसे भला आदमी कहते हैं। तो तू भी सच्चा होता, अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा है। यह कहते हुए चच्ची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषियत का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण के बाद मैं गुड़ चबेने लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चूड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय थी, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।